ख्यालात की लेते हैं तलाशी, खुद अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। सुनाया ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये मीडिया के लिए है। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। दरअसल ये मीडिया के लिए शेर है कि अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। आप झांकिए मीडिया को, आप हालांकि अलग हैं, मैं आपको अलग रखता हूं। आप चूंकि जमीन के आदमी हैं, मैं तो वो जो स्टूडियो में तथाकथित बैठे हुए सो कॉल्ड बड़े बड़े श्वेत पत्रकारिता के जो पिता नंबर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पूरे न्यूज़ 24 को अलग मान सकते हैं। चलिए, मैं आपका मेहमान हूं तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है, मैं मानूंगा बिल्कुल। थंपिंग मेजॉरिटी से जीता, आप कर्नाटक जीते, आप हिमाचल जीते, तो आप जब जीतते ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को देखने में कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव में हारता हुआ दिखता है। बिल्कुल नहीं, हम कहीं से भी मनोवैज्ञानिक रूप से ना उनसे पीछे हैं ना हारते हुए दिख रहे हैं। दरअसल हमारी चीजों को मीडिया दिखाता नहीं, और 24 घंटे सुबह शाम विज्ञापन हो या फिर खबर हो, विज्ञापन है या खबर है कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ बस मोदी जी चल रहा है। हमने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता इतना सड़क पर रहा हो? राहुल गांधी जी को कहा जाता था ना कि वो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, ये प्रधानमंत्री जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे। बताइए, दुनिया के कौन से शहजादे ने 4000 किलोमीटर पैदल चल के एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में पूरे देश के करोड़ों लोगों को गले से लगाया हो? कोई उदाहरण ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अभी इस समय भी प्रधानमंत्री जी तो 8000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं, मोवाडो का चश्मा पहन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उसी एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में फिर से न्याय यात्रा लेकर के निकले, 6700 किलोमीटर चले। तो इससे ज्यादा जमीन पर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता होगा? हमारा खड़गे जी लगातार देश के अलग अलग कोने में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, राहुल जी लगातार सड़क पर हैं। हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, हरियाणा में आप देख लीजिए, हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, हर नेता हमारा सड़क पर रोज यात्राएं कर रहा है। हमारी खबरें दिखाओ ही मत, और उसके बाद शाम में बोलो कि भाई तुम लोग नजर नहीं आ रहे हो। कैसे नजर आए भाई? दिखाओगे तब तो नजर आएंगे। गठबंधन के तहत अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत के टेबल पर एक मजबूत विकल्प बनाना चाहिए था, तब आप मणिपुर से यात्रा पे निकले। नतीजा ये हुआ, बंगाल में आपका कोई गठबंधन नहीं हुआ। आप अभी बिहार नहीं वाले थे कि नीतीश कुमार आपको छोड़ के भाग गए, और जहां जहां आपकी न्याय यात्रा पहुंची वहां वहां आपके लोग या आपके साथी आपको छोड़ते चले गए। तो यह यात्रा की उपलब्धि है, यह यात्रा की कमजोरी। राजीव, आपका यह कहना है कि जब आपको टेबल पर बैठ के रणनीति बनानी थी तो आप यात्राएं कर रहे थे। टेबल पर रणनीति बनाने का काम कांग्रेस अध्यक्ष का है, बाकी हमारे यहां जनरल सेक्रेटरीज हैं जिनके अलग अलग काम बटे हुए। ये काम राहुल गांधी जी का नहीं है। राहुल गांधी जी जननेता हैं, वो लोगों के बीच में है, वो जनता के बीच में है। रणनीति बनाने वाला काम कोई और कर रहा है। जब राहुल गांधी जी ही सारे काम करें, तब यही मीडिया और यही सत्ता पक्ष कहेगा कि सारा रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास है। वो तो है अभी भी। अभी सुनिए, नड्डा जी से ज्यादा नहीं है। नड्डा जी का हश्र आप देखते हैं, प्रधानमंत्री जी के फ्रेम में राजनाथ सिंह जी जैसा आदमी, हमने जलवे देखे हैं उनके। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, माला के फ्रेम में आने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, खुद ही बाहर निकल जाते हैं। रिमोट किसके पास है? खड़गे जी और राहुल जी के बीच में जो बॉन्डिंग है, राजीव जी, क्या आपको वो बॉन्डिंग नड्डा जी और मोदी जी के बीच में दिखती है? नहीं। तो फिर ये कहना कि रिमोट तो ये कौन सी बात? यही बात, मैं ये जो नैरेटिव बना है, मैं इस नैरेटिव के खिलाफ ये बात कर रहा हूं। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये आप कह रहे हैं कि यात्रा का आउटकम ये है कि आपके नेता छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं इसको दूसरे संदर्भ में ये कहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 400 पार 400 पार, ऐसे में उनको कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कांग्रेस से नेता बुला के उन्हें राज्यसभा दे रहे हैं, कांग्रेस से नेता बुला करके उन्हें टिकट दे रहे हैं। क्या भाजपा के पास काबिल लोग नहीं है जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सके, जिन्हें टिकट दिया जा सके? कि दो पक्ष है कि आपके यहां जो काबिल नेता है, उनको लगता है कि आज का जो नेतृत्व है उसके साथ काम करना, उनके साथ कदम ताल करना उसके लिए मुश्किल है। उनको लगता है कि दूसरी जगह उनकी नहीं। इसका सिर्फ एक पहलू है, कान इधर से पकड़िए, कान इधर से पकड़िए, पकड़ आप कान ही रहे। इसका सिर्फ एक पहलू है कि एक ईडी है, एक सीबीआई है, जो सबके दरवाजे पे रात में आई है, अगली सुबह वो किसी और का घर जमाई है। ईडी और सीबीआई आपके हिसाब से अपने दफ्तर में ताले बंद कर दे कि जो लोग विपक्ष में भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप है वो उनके घर इसलिए न जाएं कि वो विपक्ष में। नहीं, बिल्कुल ताला ना बंद करे। उसके पास अपने दरवाजे पे ताला बंद करने की फुर्सत कहां है? उसको तो कॉर्पोरेट के यहां जाकर के छापा मारना है, क्योंकि चंदा दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो एक्सटॉर्शन कैसे होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो कांड हुआ है इस देश में, उस पे तो सरकार गिर जानी चाहिए, उस पे तो मीडिया को आसमान सर पे उठा लेना चाहिए।
लेकिन स्थिति यह है कि चुप्पी है। कैसे जस्टिफाई किया जा सके? एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 182 करोड़ रुपए है, वो 1350 करोड़ बॉन्ड खरीदती है। मीडिया इस पे सवाल क्यों नहीं कर रही है? चौथा खंबा क्या कर रहा है? मेरा सवाल तो यह है। चौथा खंबा तो काम कर रहा है। हम बता रहे हैं कि 1392 में 550। फिर वही राजीव भाई आज रही है, कहां काम कर रहा है? मैं तो राजीव जी कांग्रेस को चंदा देने वाले लोगों के साहस की दाद दूंगा। ना हमारे पास ईडी है, ना हमारे पास सीबीआई है, ना हमारे पास इनकम टैक्स है, लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ लोग, कुछ कॉर्पोरेट या कुछ ऐसे घराने हैं जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने के लिए विपक्ष की पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, तो मैं तो उनके साहस को सलाम करूंगा। हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है ना। मैं आपको बताता हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है। आपको बताता हूं। आपने मुझे अगर इस इंटरव्यू में बुलाया है तो ये सोच के बुलाया कि चलो कुछ अच्छी बातचीत होगी। मैंने थोड़ी आपसे कहा है कि मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाओ। ये दोनों में बहुत फर्क है। आपको इसलिए बुलाया कि लोग आपको सुनते हैं, आप बुलाने में और दबाव डाल के आने में बड़ा अंतर है ना। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि ये जो चंदा देने वाले लोग हैं वो भावना से चंदा किसी को नहीं देते। अगर संभावना से दे रहे हैं, सुनिए, भावना से नहीं, उन्होंने संभावना से चंदा दिया। कांग्रेस को भी चंदा मिला है तो आप देखिएगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें थी, ये चंदा कहां मिला, कैसे मिला, वो भी पता चलेगा। राजीव जी, चंदा मिलना, राजनीति में किसी पार्टी को चंदा मिलना गलत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेके भारतीय जनता पार्टी आई तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम सफाई कर रहे हैं। ये कैसी सफाई है? वो किसी का एक शेर है कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है? कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। तो ये कैसी सफाई है भाई? ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए आप और उसके बाद परिस्थितियां देश देख रहा है ना। शेल कंपनियां बना करके जिस तरह से चंदे दिए गए, जिस तरह जबरन चंदे वसूले गए हैं। राहुल जी ने जो मुंबई में भाषण किया उसमें खुल करके बहुत विस्तार से इस पर बात की। और सच्चाई यही है कि ये जो चंदे का धंधा है वो इतना भ्रष्ट है कि सरकार बदलने दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब खड़ी होगी देश के सामने। कई बार जब मैं लोगों के बीच में रहता हूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा, कोई भी एग्जाम नौजवानों का पेपर लीक के बगैर हो नहीं रहा। अग्निवीर इतना बड़ा मुद्दा, महंगाई मुद्दा है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल है कि जनता में जो परसेप्शन बनना चाहिए वो क्या आप बना पाने में विपक्षी दल के लोग सफल हो पा रहे हैं, या आप उनकी ही पिच पर खेलते जा रहे हैं। आप शक्ति का बयान देते हैं, वो उसको आप ऐसा डिफाइन करते हैं, अगले दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा होती है जैसे पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक ये मैसेज जाता है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आपने तो देवी शक्तियों का नाश करने का कह दिया। प्रधानमंत्री कहने लगे मैं जान की बाजी लगा दूंगा और शक्ति की उपासना करूंगा। तो वो जो बात आप कहते हो वो, राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक इकोसिस्टम बना रखा है। उसमें उनका जो सोशल मीडिया के प्रमुख हैं वो झूठ का एक वीडियो एडिट करके उसको डालते हैं और थोड़ी देर बाद देश का हर प्रमुख चैनल उस पर बाइट ले रहा होता है। हर प्रमुख चैनल विपक्षी नेताओं के पास पहुंचेगा, उस पर बाइट लेगा, उस बहस को बड़ा करने का, कैसे बड़ा किया जाता है चीजों को, वो चूंकि पूरा तंत्र सपोर्ट कर रहा है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे एक तंत्र से लड़ रहे हैं। वो तंत्र जो है उसमें मीडिया सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा कि जब 2014 से पहले हमारी सरकार थी तो कोई एक मुद्दा मिलता था तो दिन भर मीडिया में बहस चलती थी और सरकार बैकफुट पर आती थी। और मीडिया का यही काम है, यही करना भी चाहिए। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं। लेकिन आज क्या मीडिया अपनी उस भूमिका को निभा पा रहा है? लोकतंत्र को बचाने और लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक दल की ही नहीं होती, राजनीतिक दल की, सारे जो स्तंभ हैं उनकी होती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है मीडिया का। हम मीडिया के मंच पे बैठे, हम कोस नहीं रहे, लेकिन यह सच्चाई है कि जो नैरेटिव बनना चाहिए अगर वो नहीं बन रहा है तो उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। अब हमारी जिम्मेदारी यह बन जाती है कि हम मीडिया को किनारे रख करके कैसे जनता तक अपनी बात रखें। इसीलिए राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे, यात्राएं की उन्होंने, लाखों लोगों से कनेक्ट हुए वो। लेकिन अब देश ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, सिर्फ झूठ परोसती है। वो शेर है कि दीवानों की बस्ती में होशियार ही बसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। आप एक जगह तो सीपीआई के साथ आप लड़ते हैं, आप केरल में आमने सामने लड़ते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। वहां अभी शशि थरूर का बयान आ रहा है कि हमारे खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हैं सीपीआई, और ये आपको लड़ना था बीजेपी से, आप हमसे यहां लड़ रहे हैं। आप एक जगह तो साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ यहां लड़ रहे हैं और पंजाब की विधानसभा में समझ लीजिए कॉलर नहीं पकड़ा बस कांग्रेस और आपके नेताओं ने। आप राजीव भाई, अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है।
ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। भाजपा जो आज ये कह रही है कि हमारे तो आपस में मतभेद हैं, भाजपा में कम मतभेद हैं। मुझे बताइए, कम मतभेद हैं भाजपा में? जिन जीतन राम मांझी के बारे में भाजपा के नेताओं ने उनके एक बयान को, जब उन्होंने देवी देवताओं के बारे में बयान दिया तो पूरी भाजपा पिल पड़ी थी। उन्हीं को जेपी नड्डा जी चिट्ठी लिख करके एनडीए का हिस्सा बनाते हैं। आपको ओम प्रकाश राजभर याद है? माइक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे दोहरा नहीं सकता। लेकिन उनको चिट्ठी लिख करके भाजपा बुलाती है, नहीं बुलाती है? तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके कि वो अपने जो, हम तो 26-27 दल का गठबंधन है, वो तो 38 दल का गठबंधन है। अब तो 1-2 दल बढ़ गए होंगे उसमें। बस ठीक है, आपकी हम बात करें, आप उनकी बात करें। नहीं, क्यों नहीं बात करेंगे? कभी चिलमन से अच्छा, वो और? जाके, कभी चिलमन से हम जाके, लगा दो आग चिलमन में, न जाके ना हम जाके। ये आग लगाने का जो काम है ना, वो मीडिया को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी बेनकाब चिलमन को आग लगाते तो देखिए, बताइए इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि हम जो है वो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल तो छोड़िए, कफन पे जीएसटी लगा दिया इन्होंने। कफन पे 18% जीएसटी, पेंसिल पे, कागज पे, दूध पे। ये धर्म की बात करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं, मक्खन, छाछ, दही, उस पर जीएसटी लगा के रखी हुई है इन लोगों ने। ये बात करेंगे राजनीति की? इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा प्रोपेगेंडा करने वाला, इनकी पूरी राजनीति झूठ पे टिकी हुई है। मोदी का परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है। इनके परिवार में किसान क्यों नहीं आते? इनके परिवार में महिलाएं क्यों नहीं आती? इनके परिवार में इस देश का वो युवा क्यों नहीं आता जिसको लाठियां मार मार के नौकरियां दी जा रही हैं? पर्चा लीक हुआ और लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक दौड़ा दौड़ा करके युवा लाठियों से पीटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दिखता क्यों नहीं? वो पर्चा लीक हुआ राजस्थान में भी, अशोक गहलोत सरकार में। कहां पर्चा नहीं लीक हो रहा? हमारे यहां अगर हमारी सरकारों में पर्चे लीक हुए तो कार्रवाइयां हुई, छात्रों को लाठियां नहीं मारी गई। अच्छा, आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में कितना लठियाया गया। हमारे वरिष्ठ साथी सुकेश रंजन जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम तो दो रंजन के बीच में उलझ गए, किधर राजीव रंजन है, किधर सुकेश रंजन जी। सुकेश जी, इमरान भाई नमस्कार। आपके पीछे लिखा है सियासत का शायर, तो एक शेर के जानिब से ही सवाल करता हूं। किसने लिखा है मुझे याद नहीं, कि कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नजरों में। कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नजरों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। वाह। उभरने ही नहीं देती यहाँ अफसुर्दगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। क्या क्या कांग्रेस पे फिट बैठती है क्या लाइन ये? उभरने ही नहीं देती यहाँ अफसुर्दगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। देखिए, आप इस कतरे वाले शेर को आप कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। मैं कतरा होकर समंदर से जंग करता हूं, मुझे बचाना हवाओं की जिम्मेदारी है। दरअसल कांग्रेस इस समय जो काम कर रही है, मैंने अक्सर एक बात कही कि राहुल जी 4000 किलोमीटर यात्रा पे निकले तो लोगों ने कहा कि अरे इतना लंबा। हाँ, राहुल जी ने लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, इसलिए वो लंबा टास्क लेकर के निकले हैं। राहुल जी समाज से नफरत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अक्सर ये कहते हैं मैं जीतूं हारूं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि ये संविधान, ये लोकतंत्र पंडित नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आजाद के सपनों का संविधान है, मैं इसे मिटने नहीं दूंगा, इसे बर्बाद नहीं होगा। सुकेश जी, मैं बहुत कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया, पुरानी संसद में गया। जब मैं सेंट्रल हॉल में बैठता था तो मुझे लगता था यही वो संविधान सभा रही होगी, यहीं बाबा साहब खड़े रहे होंगे, यहीं पे पंडित जी, यहीं पर मौलाना आजाद, इन सब लोगों ने संविधान कितने सपनों से बनाया होगा। फिर हम नई संसद में निकल के आए तो हमने देखा उसी संसद में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद खड़ा होकर वो गाली देता है जो चौराहे पर कोई नहीं देना गवारा करेगा, पार्लियामेंट के अंदर देता है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र चुप रहता है। हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। यह राहुल जी की कोशिश बहुत बड़ी है, और मैं तो शायर हूं, मैं इसलिए उनके साथ खड़ा हूं क्योंकि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं इस कोशिश के लिए लड़ रहा हूं। तो आप भले हमें कतरा कहें, लेकिन बिना कतरा कतरा मिले समंदर भी नहीं बन सकता, यह सच्चाई है। एक एक कतरे की अहमियत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। राहुल गांधी उस मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं जो नफरत के खिलाफ इस देश में लड़ते हुए दिख रहा है, वरना तो सबने आत्मसमर्पण किए हुए हैं, वरना लोगों ने जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कहां कौन बचा है? मैं आखिरी चिराग हूं, जलना पड़ा मुझे। ये राहुल गांधी ही आखिरी चिराग है। उस दिन स्टालिन ने भी महाराष्ट्र की रैली में, मुंबई की रैली में कहा लास्ट होप है राहुल गांधी।
तो राहुल गांधी सच में आखिरी चिराग हैं जो जलने की और इस देश को उजाला देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं एक टीवी चैनल के मंच पे बैठा हूं। हम बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा नैरेटिव कुछ भी बनाए, लेकिन ग्राउंड पर भाजपा बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है। मैं इस पर तथ्यात्मक बहस कर सकता हूं। मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़े है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। और मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। अगर परवीन शाकिर ने कभी ये शेर कहा तो हम 2 हार के बाद हम चुप नहीं बैठे। दूसरा कोई होता तो जितना प्रोपेगेंडा पिछले 10 साल में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तंत्र लगा करके किया है, करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद करके, वो डर के घर बैठ गया होता। 50 घंटे ईडी की पूछताछ के बाद भी राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं। वैसे इमरान भाई, मैं उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके बहुत पहले था, जिससे आप वहाँ, मुझे संजय तिवारी वहाँ के एक लीडर ने कहा कि जब आप इलाहाबाद आए थे प्रतापगढ़, तो उस वक्त शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते थे, और बाद में जब कंपटीशन हुआ इसका कविताओं का उसमें, तो आप पहली ही बार में फर्स्ट आ गए और उसको आपको सबने मिलकर के पुरस्कार दे दिया। तो ये इतना ज्यादा चेंज कैसे आया, क्या हुआ इलाहाबाद में, वो मतलब प्रयागराज में? शाहिद जमाल का शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। प्रतापगढ़ की मिट्टी से निकल करके जब इलाहाबाद आए थे तो सच है कि शर्ट भी नहीं, बुशर्ट चलता था, हम बुशर्ट आप भी उसी कल्चर के। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आना, एडमिशन लेना, पिताजी खिलाफ थे कि दूसरे शहर पढ़ने नहीं जाना है। आ करके इलाहाबाद की मिट्टी में कुछ है ऐसा, वो तो है। उस मिट्टी ने आपको भी, आपने उस मिट्टी को जिया है, हमने भी जिया है। तो उस मिट्टी में कुछ बात थी कि इलाहाबाद की आबो हवा ने ऐसा बदला कि सच में खड़ी हिंदी बोल पाना एक मुश्किल, मतलब मुश्किल। मैं आजमगढ़ से, आप प्रतापगढ़ से, और दोनों इलाहाबाद से, यहाँ आमने सामने बैठे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे लर्नर हैं, किसी से भी कुछ भी सीखने को मिलता है सीख लेते हैं। कुछ अच्छा, कोई बोलने वाला है तो उससे सीख लेते हैं, कोई अच्छा कलाकारी करने वाला है तो उससे भी सीख लेते हैं। तो आप इतना अच्छा बोलते हैं, राहुल गांधी के साथ में न्याय यात्रा में घूम रहे थे, तो ऑडिटर के तौर पे कुछ सिखाया आपने, कुछ सीखते हैं आपसे कि नहीं? नहीं, पहली बात तो आपका ये कहना कि प्रधानमंत्री जी सीख लेते हैं, वो सीखते नहीं, वो सिर्फ सिखाते हैं। वो तो बच्चों तक को जाके क्लास में क्लास लेने लगते हैं। वो तो उन्होंने जिंदगी में जो जो अभाव झेला है ना, मुझे लगता है वो सब जी लेना चाहते हैं, इसलिए वो आज कभी ये बनते हैं, कभी दूसरे रूप में, तीसरे रूप में। वो बड़े अच्छे अभिनेता हैं। ईडी सीबीआई के खिलाफ भी है, लेकिन जब आप ही के सांसद धीरज साहू के यहाँ से 353 करोड़ रुपए कैश मिलता है, तब क्या ये आपकी ईडी और सीबीआई के खिलाफ की लड़ाई कोई कमजोर नहीं करता? ब्रदर, आपने एक खबर सुनी कि धीरज साहू के यहाँ से 353 करोड़ रुपए कैश मिला, ये खबर सुनी। और ये खबर आपने इसलिए सुनी क्योंकि भाजपा ने इस पर बहुत ज्यादा, प्रधानमंत्री उनके जेपी नड्डा जी ने बोला, पूरी भाजपा ने बोला। लेकिन मुझे तो ईडी और सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यह पूछना है कि उन 353 करोड़ रुपए मिलने के बाद आपने कोई एफआईआर की? अगर एफआईआर की तो उसकी कॉपी कहां है? वो पैसे किस मद से आए थे? आपको भी यह पता होगा कि धीरज साहू जी, उनके, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उनके पिताजी का एक बहुत बड़ा शराब का कारोबार है। आज तक ईडी ने या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश को यह बताया कि वो पैसे कैसे थे? आपको याद होगा एक प्रवीण जैन नाम के कानपुर के व्यापारी थे, कन्नौज के, जिनके यहां इतने पैसे पकड़े गए थे जो भाजपा से जुड़े थे कि, और इतना सोना पकड़ा गया था कि मशीनें थक गई थी गिनते गिनते। अभी 4-5 दिन पहले मैं खबर देख रहा था कि उन्होंने कुछ पैसे दिए और बाकी जो है वो थोड़ा सा जुर्माना देकर के बाकी पैसे उनके बिजनेस के पैसे थे, नंबर 1 के पैसे थे। तो आपको बहुत सारी खबरें ऐसे मिलती हैं जो आधी अधूरी होती हैं। अपने काम भर की खबर भाजपा उठा करके उसको प्रचारित कर देती है, बाकी फिर चुप हो जाती है। भ्रष्टाचार के आरोप में जितने बड़े बड़े नेता भाजपा के जरिए आरोपित किए जाते थे, आज वो सब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। कितना अजीत पवार पे कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने दिए थे। अशोक चौहान जी के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने कितना बोला था भाषणों में, उन्हीं को भाजपा बुला करके ज्वाइन करा। अच्छा इमरान जी, पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि तेरी मंजिल है तारों में। आप एक शेर के साथ इस सत्र को समाप्त कीजिएगा। मैं सिर्फ एक शेर सुना देता हूं आपको कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। अभी चर्चा हो रही थी ना, लड़ पा रहे हैं नहीं लड़ पा रहे हैं। 146 सांसद एक दिन निलंबित किए गए, एक दिन में। मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने पूछा, तब ये शेर हुआ कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं।
कि सच का नारा बुलंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं।